तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है सचिन कुमार द्विवेदी और भाई साहब आज हम देखने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक जिसे हम क्या कहते हैं भैया, सेमी कंडक्टर्स। अब मेरी एक बात मानो कि आपका पंखा थोड़ा तेज चल रहा है, एक सेकंड, कि आपके जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, उनमें से अगर थर्ड चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा तो एक बड़ा चांस है कि वो सेमी कंडक्टर टॉपिक से आने वाला है। उधर आपका क्रोनिक पेनी मॉडल है, आपका ब्लॉच डायग्राम है, ठीक है, वो सबसे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है, या फिर आपका जो सोलर डायोड है, फोटो डायोड है, सब चीज़ का वेटेज सेमी कंडक्टर से कम है। तो ये वीडियो, इसके आने वाली जो 4-5 वीडियोज़ हैं, इनको जितना गौर से और जितना सीरीज़ में देख सकते हो, पहले ये वाली वीडियो देखोगे, इसके बाद वाली, फिर इसके बाद देखोगे। ऐसा नहीं कि वो चौथी वाली वीडियो अपन पहले देख रहे हैं, ठीक है। अगर सीरीज़ में देखोगे बहुत फ़ायदा होगा, विश्वास मानो, मैंने बहुत बेहतरीन समझाना है इस चीज़ को, ठीक है। चलिए, ज़्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए अपन चालू करते हैं अपना सेमी कंडक्टर एक्चुअली होता क्या है। देखो, अगर हम बात करें तो मार्केट में 3 तरीके के मटेरियल्स काम में आते हैं, जिनमें से सबसे पहला होता है कंडक्टर। कंडक्टर का अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ दूं तो कंडक्टर वो एलिमेंट्स होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि खुद से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की अनुमति देते हैं। वो क्या कहते हैं कि भैया इलेक्ट्रिसिटी को हम 100% अपने थ्रू पास होने देंगे। हालांकि 100% बोल के मैं गलती कर रहा हूँ, बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस रहता है, बहुत ही लेस, उसको अपन नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो ऐसा कंडक्टर क्या समझोगे, ये क्या करता है कि पास करवाता है इलेक्ट्रिसिटी को खुद से। वहीं अगर मैं बात करूं इंसुलेटर की, इसी के जस्ट अपोजिट, इंसुलेटर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि खुद से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं, खुद से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं। इनमें जो रेजिस्टेंस रहती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। रेजिस्टेंस क्या होती है भैया? रेजिस्टेंस वो पैरामीटर है, वो चीज़ है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अपोज करती है। क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी को अपोज करती है। कंडक्टर का एक एग्जाम्पल क्या हो गया? पाइप हो गया। पाइप के अंदर से अपन पानी निकाल सकते हैं। अगर वहीं पे अगर अपन एक वुडन ब्लॉक ले लें जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, अंदर से तो भरा हुआ है, क्या उसके अंदर से पानी डाल सकते हो? नहीं डाल सकते हो। ठीक वहीं पे जो हमारा पाइप होगा उसको एज अ कंडक्टर ट्रीट करो, दैट कंडक्ट्स वाटर इनटू इट, थ्रू इट अपना पानी कंडक्ट कराता है, जो हमारा पाइप हो गया। वहीं एक वुडन ब्लॉक जो है, क्या वो अपने अंदर से पानी कंडक्ट करा पाएगा? नहीं करा पाएगा। कहने का मतलब क्या है? वुड ब्लॉक में कंप्लीट रेजिस्टेंस है और उधर हमारी जो पाइप है उसमें रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। ऐसा नहीं है, उसके अंदर कचरा भी फंस सकता है, तो हल्की रेजिस्टेंस रहती है मगर नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस रहती है। इन्हीं दोनों के बीच में आता है हमारा सेमी कंडक्टर। इन्हीं दोनों के बीच में आता है क्या भैया? हमारा सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर उस बला का नाम है जिसे हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो उसे एज अ कंडक्टर बिहेव करवा सकते हैं, अगर हम चाहें तो उसे एज एन इंसुलेटर बिहेव करवा सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे किस तरीके से यूज करते हैं। अब ये मैं आगे बताऊंगा कि कैसे हम सेमीकंडक्टर को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। चलिए, अब सेमीकंडक्टर की अगर मैं थोड़ी सी डेफिनेशन दूं तो ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो हमारी हमारी चाह के हिसाब से कंडक्टिविटी कराते हैं या फिर रेजिस्टिविटी शो करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होना या ना होना हम तय कर सकते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं, अ सेमीकंडक्टर इज अ मटेरियल दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी मोर देन अ इंसुलेटर बट लेस देन अ प्योर कंडक्टर। मतलब एक कंडक्टर के बराबर इलेक्ट्रिसिटी ये नहीं कंडक्ट कर सकता है, वो कंडक्टर का ही काम है, लेकिन एक इंसुलेटर से कम जो रेजिस्टिविटी होती है वो सेमीकंडक्टर। कैसा समझा? कि जो हमारा कंडक्टर है और जो हमारा इंसुलेटर है उसके बीच में आता है कहीं हमारा सेमीकंडक्टर। इसके अंदर इंसुलेटर जैसी रेजिस्टिविटी भी होती है ताकि हम जब चाहें इलेक्ट्रिसिटी को रोक सके, और इसके अंदर कंडक्टर जैसी कंडक्टिविटी भी होती है ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा पाएं। तो ये हमारी गुडविल के हिसाब से, हमारी विल के हिसाब से काम करता है। क्या ये चीज़ समझ में आ गई? अब हम आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरी थी, हमें समझ में आना चाहिए, क्योंकि भैया 11th-12th में, चलो ठीक है यार, जो चीज़ें नहीं भी पढ़ी, भूल चुके हैं अब थोड़ा सा, तो उस चीज़ को हम रिवाइज करते हुए चलेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी पड़ेगी तो मुझे पता नहीं कि वो चीज़ इफेक्ट करेगी या नहीं करेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा लंबी बन भी जाएगी ना। यहाँ थोड़ा टाइम लगाओगे ना, एग्जाम में टाइम बचाओगे, ऐसा खट खट लिखते जाओगे। चलिए, यह है भैया एक हमारा सेमी कंडक्टर। अब जहां बात आती है सेमीकंडक्टर की, तो हम मेनली सिलिकॉन और जर्मेनियम को यूज करते हैं।
ठीक है, हमारे सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है भैया? 14 होता है। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 32 होता है। ठीक है, अगर इन दोनों की एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो जो हमारा सिलिकॉन है, सिलिकॉन का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भैया? 2, 8 और 8 के बाद 4 आता है। हाँ, ये है ना एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या माजरा है भैया? हमारा जो बोर्स मॉडल रहता है, जो हमारा एटॉमिक मॉडल रहता है, उसके आसपास रिंग्स होती हैं, उसके आसपास रिंग्स होती हैं। सबसे छोटी वाली रिंग को हम क्या कहते हैं भैया? K, फिर L, फिर M, और सबसे बड़ी वाली रिंग को हम क्या कहते हैं भैया? N। ये हमारी शेल्स हो गई, ये हमारी सारी शेल्स हो गई। इन्हीं शेल्स के ऊपर हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड कर सकते हैं, इन्हीं शेल के ऊपर हमारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठहरते हैं। अब यहाँ पे ये जो 2, 8, 4 लिखा हुआ है, ये वही नंबर है कि एक शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। ये जो सीक्वेंस लिखा गया है, ये छोटे से बड़े में जा रहा है। जो सबसे छोटा शेल है उसमें 2 आएगा, उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। उसके बाद जो 8 मैंने लिखा है, यहाँ पे जो L नंबर वाला शेल है, वहां हम 8 इलेक्ट्रॉन्स को पुट इन कर सकते हैं। अब इसके बाद जो M आता है, जो M नंबर वाला शेल है, वहां पे भी हम 8 इलेक्ट्रॉन्स को पुट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सिर्फ 4 है तो हम अभी के लिए 4 कर देंगे। अब कोई भी एटम हो, वो चाहता है कि उसके हर एक शेल में कंप्लीट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों, कंप्लीट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों। ठीक है, अब अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं तो क्योंकि यहां लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन क्या इसका एटम लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकता? हाँ जी भैया, बिल्कुल कर सकता है। इसका जो अगला शेल है वो 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टोर कर सकता है। तो यहां पे केस क्या बन जाएगा कि ये जो सिलिकॉन है, ये किसी दूसरे एटम को ढूंढेगा ताकि ये क्या करे, हमारे इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, सामने वाले के पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये लोग 4-4 शेयरिंग कर लेंगे, उसके पास भी 8 आ गए, इसके पास भी 8 आ गए, दोनों का काम हो गया। तो ये कोशिश क्या करेगा, इसका सिलिकॉन एटम ये कोशिश क्या करेगा कि इसके आउटर मोस्ट सेल में, इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा हो गया? M हो गया। इसके आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो आ जाए। अब इस चीज के लिए वो क्या करेगा? वो करेगा भैया बाइंडिंग, वो करेगा क्या? शेयरिंग। यहां पे मैंने ये जो डायग्राम लिखा, ये जो डायग्राम बनाया है, इसको आप शेयरिंग मान। ये शेयरिंग किस तरीके से हो रही है? देखो, हम किसी भी एटम की वैलेंसी किस तरीके से निकालते हैं भैया? आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वही है उसकी वैलेंसी। अब ये वैलेंसी हमने यहां साइड में रख ली। ठीक है, अब हमने ये वैलेंसी साइड में रख ली। अब जहां पर भी हम इसका एटॉमिक डायग्राम बनाएंगे तो हम किस तरीके से बनाएंगे? बीच में आया सिलिकॉन, बीच में आया सिलिकॉन, एक सेकंड इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दूं। ठीक है, बीच में आया सिलिकॉन और उसके आसपास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके आसपास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हमें कहीं पे भी सिलिकॉन का एटॉमिक डायग्राम बनाना है तो हम कुछ इस तरीके से बना रहे होंगे। अब सपोज इसी के बगल में, इसी के जस्ट बगल में, दूसरे पेन से बना लेते हैं, इसी के जस्ट बगल में एक और सिलिकॉन है, इसी के जस्ट बगल में एक और सिलिकॉन है जिसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 भैया। वैलेंसी क्या है? 4 है। दिस इज इक्वल टू वैलेंसी। क्या बोलते हैं इसको? वैलेंसी कहते हैं। अब ये सिलिकॉन जो पास पास में रखा हुआ है, किसी भी एटम के अंदर सिर्फ एक सिलिकॉन का एटम तो होगा नहीं, उसके अंदर मल्टीपल सिलिकॉन के पार्टिकल्स होंगे, या मैं कहूँ एटम्स होंगे। ठीक है, किसी भी ब्लॉक के अंदर अगर सिलिकॉन का कोई बॉक्स है तो उसके अंदर मल्टीपल एटम्स होंगे ना। वो मल्टीपल एटम साथ में कैसे जुड़े हुए हैं? विथ द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसी के बगल में भी कोई इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का एटम होगा, उसके साथ भी ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। दिस इज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या बन रहा है भैया? इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। ठीक इसी तरीके से इस कोने में भी कोई एटम रखा होगा सिलिकॉन का, वहां से भी इन भाई साहब को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, ये शेयरिंग हो गई। ठीक, इधर भी कोई रखा होगा, यहां से ये शेयरिंग हो गई। दिख रहा है ना? चलो एक सेकंड में देख लेता हूं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। हाँ दिख रहा है। यहां से भी इन भाई साहब को शेयरिंग मिल गई। अब गिनो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या सिलिकॉन का मकसद यही था? सिलिकॉन का मकसद यही था कि उसके आउटर मोस्ट सेल में, उसके आउटर मोस्ट शेल में उसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाने हैं। क्या यहां से उसका जो मकसद था वो फुलफिल हो गया? हाँ जी भैया, मकसद फुलफिल हो गया।
बस इसी कारण से अपने आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पाने के लिए ये क्या करते हैं, अपने आसपास जो भी एटम्स हैं उनसे क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। तो यहां पे जो सिलिकॉन है उसके पास भी ठीक इसी तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक इसी तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दोनों खुश, दोनों के ही मजे ही मजे। अब इतना देखने के बाद जब यही चीज मल्टीपल लेवल्स पे होती है तो इस तरीके का हमारा कुछ स्ट्रक्चर बनता है, इस तरीके का हमारा कुछ स्ट्रक्चर बनता है। और यही है भैया हमारा सेमीकंडक्टर, यही है हमारा सेमीकंडक्टर। अब इसको यूज किस तरीके से करते हैं मैं वो आपको आगे बताऊंगा, वो विद द हेल्प ऑफ डायोड्स यूज किया जाता है सेमीकंडक्टर्स को। एज ऑफ नाउ आप ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर देखो। अब सेमीकंडक्टर जब बनाया जाता है तब सिलिकॉन का मेनली यूज होता है या फिर जर्मेनियम का यूज होता है, क्योंकि इन दोनों के पास ही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब ये जिनके पास भी, जिन भी एटम के पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में क्या बोल रहा हूं, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे हम कहते हैं भैया टेट्रावैलेंट। क्या कहते हैं भैया, टेट्रावैलेंट। ऐसा समझो कि ये जो नॉर्मल सेमीकंडक्टर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, टेट्रावैलेंट कहेंगे। अभी सेमीकंडक्टर के टाइप्स क्या होते हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा, अभी के लिए इतना समझो। अब ये जो सिलिकॉन है यहाँ क्या है, हमें चीजें समझ में आ रही है। ये हो गया भैया हमारा सिलिकॉन, यहाँ भी सिलिकॉन। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको ये समझो, ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है इसको ये समझो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये शेयरिंग हो रही है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इसका है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो उसका है। डबल बॉन्ड इन्होंने बनाया और क्या कर ली भैया, शेयरिंग कर ली। क्या इतनी कहानी में समझ में आई? देखो जितना मैं बोलता जा रहा हूँ ना, कीवर्ड्स लिखते जरूर जाना। मैंने यहाँ टेट्रावैलेंट का जिक्र किया, मैंने यहाँ शेल का जिक्र किया, मैंने यहाँ वैलेंसी का जिक्र किया, ठीक है, मैंने यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड का जिक्र किया। लिखते जाओ, ये जो भी चीज़ें मैं बोलता गया ना सबको लिखते जाओ, क्योंकि मैं ज़्यादा ऐसे बल्कि कंटेंट नहीं लिखवाना चाह रहा हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कॉन्सेप्ट यहाँ पे बैठ जाए। अपने को क्या करना है, छोटे छोटे जो पॉइंट्स है, कोवेलेंट लिख लो, वैलेंसी लिख लो, कि भैया टेट्रावैलेंट होता है ये लिख लो। सेमीकंडक्टर में मेनली सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज होता है। जर्मेनियम की स्पेलिंग नहीं बनती, वो भी लिख देता हूँ, जर्मेनियम। स्पेलिंग समझ में आ रही कि नहीं आ रही, सर्च कर लेना यार, गूगल वाले छात्र हैं। ठीक है, तो ये अपन जब लिख लेंगे एक एक पॉइंट, तो एग्जाम में हमारे पास पॉइंट्स रहेंगे कि हाँ ये लिखा हुआ था, ना कि पैराग्राफ। जल्दी जल्दी रिवाइज भी होगा। चलो अब अगली स्लाइड, इस चीज को नोट जरूर कर लेना यार, इस डायग्राम को बना जरूर लेना। चलिए अगर मैं अगली स्लाइड में देखूं तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं। एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं, यहाँ पिछली वीडियो में नहीं भैया, हाँ पिछले पेज में हमने क्या देखा, पिछले पेज में हमने ये देखा कि ये बीच में उसका न्यूक्लियस है। किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल बीच में होता है और उसके आसपास शेल्स होती हैं। उसके आसपास क्या होती है भैया, शेल्स होती है। क्या ये दिख रहा है क्या अच्छे से, ये कलर दिख रहा है? हाँ भैया कलर दिख रहा है। उसके आसपास शेल्स होती हैं, उसके आसपास शेल्स होती हैं। अब ये जो शेल होती है स्मॉलर लेवल पे ये K होती है, उसके ऊपर L होती है, उसके ऊपर M होती है और उसके ऊपर N होती है। हालांकि ये और आगे तक जाता है, लेकिन मेनली आप यहां तक समझो, हमें काम यहां तक है। अब ये जो आउटर मोस्ट लेवल ऑफ शेल है, ये जो आउटर मोस्ट लेवल ऑफ शेल है, इसे हम क्या कहते हैं भैया, N। इसे हम क्या कहते हैं भैया, M। इसे हम क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट जो है वो है N, और उसके जो सेकेंड आउटर मोस्ट है उसे हम कहते हैं M। ये जो सेकेंड आउटर मोस्ट है इसको हम कहते हैं भैया वैलेंस, इसे हम कहते हैं भैया वैलेंस बैंड। और जो आउटर मोस्ट है उसे हम कहते हैं भैया कंडक्शन बैंड। क्या कहते हैं भैया, कंडक्शन बैंड। क्यों कहा जाता है भैया कंडक्शन बैंड, क्यों कहा जाता है भैया कंडक्शन बैंड? अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन इस जगह पर रिसाइड कर रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन इस शेल में, मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड में बताया कि किस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आया है। ये इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके इस वाले शेल में आ जाता है, अगर जंप करके अपने हायर लेवल में आउटर मोस्ट शेल में चला जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ गया है। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ गया है। अब ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होता है भैया? वैलेंस बैंड में ऐसा समझो कि जो भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है वो विथ द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एटम के न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है भैया? एटम के न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर
कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि सिलिकॉन के केस में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी पाके और अगर वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, मतलब कंडक्शन बैंड में चला जाता है, तो यहां पे वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस सब चीज़ों को लिखते जरूर जाना, अगर मैं लिखवा नहीं रहा हूँ तो उसको लिखते जरूर जाना, क्योंकि मैं इसलिए ज़्यादा बल्कि नोट्स नहीं बनवा रहा हूँ क्योंकि आप लोग ने ही बोला कि भैया आपके नोट्स बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तो इस वजह से आप थोड़ा सा शॉर्ट कर दो। मैं यहाँ से सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, जितनी चीज़ें बोलता जा रहा हूँ नोट जरूर करना, पॉइंटर्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो हम कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं, ये होते हैं हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जो हमारे वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से हैं भैया? कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो न्यूक्लियस से जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो बाहर नहीं निकल सकते हैं, वो वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं भैया? वैलेंस शेल में होते हैं। कहाँ पे होते हैं भैया? वैलेंस बैंड में होते हैं। हमें समझ में आ गया क्या वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड क्या होता है। अब वैलेंस बैंड में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप से पास नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रिसिटी कैसे चलती है? इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तभी इलेक्ट्रिसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी इस डायरेक्शन में चल रही है तो मतलब क्या है कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंडेड होंगे, जुड़े हुए होंगे, तो क्या वो कोई मूवमेंट कर पाएंगे? नहीं भैया, नहीं कर पाएंगे। तो क्या समझ में आ रहा है कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन का कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होते हैं, और क्योंकि यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होता है तो यहाँ पे कोई भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो सकता है। क्या? कोई भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं कि भैया थोड़ी सी मेहनत करके अगर तुम 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पाकर कंडक्शन बैंड में चले जाते हो तो तुम हो जाओगे फ्री इलेक्ट्रॉन। अब तुम अपनी मर्जी से कहीं भी घूम सकते हो, एटम के अपने जो भी मटेरियल है उसके अंदर आप कहीं भी घूम सकते हो, आप हो गए हो फ्री इलेक्ट्रॉन। अब यही फ्री इलेक्ट्रॉन अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगे तो वहां क्या मिलेगा भैया? हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा होगा। क्या मिलेगा भैया? हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा होगा। क्या मिलेगा भैया? हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा होगा। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? क्या ये पूरी कहानी हमें समझ में आ चुकी है कि भैया कंडक्शन और वैलेंस बैंड क्या होता है? अब इन्हीं ये जो गोल चौकोर, ये जो गोल हमारे बैंड्स हैं, अगर इन्हीं को हम एक लाइन में लिख दें, अगर इन्हीं को हम स्ट्रेट, इनको ऐसा समझो कि ये तो तुम्हारे दो लेयर्स ही हैं, दो शेल्स ही हैं, तो ये हो गया हमारा वैलेंस बैंड। यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन कुछ एनर्जी, सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन है, कुछ एनर्जी लेके अगर ये कंडक्शन बैंड के अंदर चला जाए तो ये हो जाएगा फ्री। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया फ्री इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही ये कंडक्शन बैंड में आता है, जैसा कि नाम से पता चलता है, एज द नेम सजेस्ट, कि ये कंडक्शन बैंड है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, और वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं किया जा सकता है। बना लो वहां पे, कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट्स, वैलेंस बैंड इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट कंडक्ट्स। अब ये जो गैप है, ये जो एनर्जी का गैप है, ये जो एनर्जी का गैप है, जितना मिलने के बाद वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया, इसी एनर्जी गैप को हम कहते हैं भैया बैंड गैप। क्या कहते हैं? बैंड गैप। याद रखोगे, इसी एनर्जी गैप को हम क्या कहते हैं भैया? बैंड गैप। क्या कहते हैं भैया? बैंड गैप। तो लिख लो, बैंड गैप इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज नीडेड फॉर एन इलेक्ट्रॉन। The band gap is an amount of energy which is needed by the electron to jump from valence shell to conduction band. Valence shell बोला क्या? नहीं, valence shell नहीं, valence band to conduction band. रिवाइंड कर लो जितनी बार हो, इस चीज को लिख लेना थोड़ा सा, या अपने हिसाब से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या इतनी चीज हमें पक्के से समझ में आ गई? वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड क्या होता है, बैंड गैप क्या होता है, शेल्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्यों भैया ये ट्रांसफर हो रहा है, सब समझ में आ गया। इतनी डिटेल में कोई भी यूट्यूब वीडियो नहीं बताने वाली, मैं लिखित में दे रहा हूँ, जाओ अभी देख लो। आज आप जाओ ये टॉपिक सर्च करना, कोई भी इतने डिटेल में नहीं बता रहा हो, क्योंकि मुझे पता है यार कि अपन जेई वही देख के आए, अपन भूल गए चीज़ें। अपन ने सेमीकंडक्टर पहले ही पढ़ा है मगर भूल गए हैं, तो उसका कुछ इलाज नहीं है। उसका इलाज ये है कि छोटी से छोटी चीज़ आपको बताइए। अब ये चीज़ अपन देखते हैं। देखो,
अब वहां पे तो हमने देख लिया कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होता क्या है। अब आप ये देख लो कि डिफरेंट मटेरियल्स में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड किस तरीके से लगा हुआ होता है। अगर मैं बात करूं इंसुलेटर की, इंसुलेटर में मैंने क्या बताया था कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती है तो क्या लॉजिक लगाया, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती मतलब इसके कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। जी भैया, इसके कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अब कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आया? हो सकता है भैया कि वैलेंस बैंड से कोई कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं पाया हो। क्यों नहीं आ पाया होगा? उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिली होगी। बेसिक सी चीज, हर वैलेंस किसी भी मटेरियल के वैलेंस शेल में, किसी भी मटेरियल के वैलेंस बैंड में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन अगर उसके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसका मतलब यह है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में इतना ज्यादा एनर्जी गैप है, इतना ज्यादा बैंड गैप है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से छलांग लगा ही नहीं पाता है, कंडक्शन बैंड तक जा ही नहीं पाता है। अगर चीजें थोड़ा फास्ट लग रही हैं, हम क्या करेंगे, 1x में देखेंगे, 1.25x में देखेंगे, 2x में नहीं देखेंगे। ठीक है, चलिए अब इतनी चीज हमें समझ में आई क्या इतनी चीज हमें समझ में आई कि एज द नेम सजेस्ट, इंसुलेटर वो हैं जो कि अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, लॉजिक लगाया, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, कंडक्शन। यहां पे मैं एक डायग्राम बना ही देता हूं छोटा सा। एक रिलेशन है, एक छोटा सा रिलेशन है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, इसका डायरेक्ट रिलेशन है कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या समझ में आया, बैंड गैप बहुत बड़ा होगा, बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक सेकेंड, ये क्या कर दिया, बैंड गैप बहुत बड़ा होगा, बहुत ज्यादा बड़ा होगा। तो क्या हुआ कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कोई भी ट्रांसफर नहीं कर पाया, कोई भी जंप नहीं कर पाया। अब ये थोड़ा सा लिख लेना तो समझ में आ जाएगा कि क्यों चीजें हो रही है, हर चीज का हमें रीजन पता होना चाहिए। चलिए, अब इंसुलेटर की बात भैया बहुत ज्यादा हो गई। अब उसके बाद अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो ये जो बैंड गैप होता है ये नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल अपन नहीं कह सकते एक्चुअली, ये थोड़ा सा कंडक्टर से ज्यादा होता है, इंसुलेटर से कम होता है। सिलिकॉन के केस में यही एनर्जी गैप 1.1 eV होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होता है। तो ये चीज आप नोट कर लोगे। क्या समझ में आया कि इंसुलेटर में बैंड गैप बहुत ज्यादा बड़ा होता है, सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा होता है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ताकि वैलेंस शेल से हम कंडक्शन बैंड में जा सके। वैलेंस शेल बार बार बोल रहा हूं, लेकिन वो वैलेंस बैंड है, वैलेंस शेल नहीं। वैलेंस बैंड से बार बार कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जा सके। अब दूसरी तरफ अगर मैं कंडक्टर की बात करूं, अगर मैं मेटल्स की बात करूं, तो वहां इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता है, बस इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन पाते हैं, इजीली वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, इजीली वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? क्या ये पूरा हिसाब किताब हमें समझ में आ चुका है? हाँ जी भैया, समझ में आ चुका है। अब एक और चीज, एक छोटी सी चीज मैं आपको यहां पे बता देता हूं, और कि अगर हम अपने घर से अपनी नानी के घर जाते हैं, सपोज हमारे घर में 4 लोग रह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने घर से नानी के घर चले जाते हैं। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे 4 में से 3 लोग बचे, एक आदमी की जगह जो है वो खाली रह गई। इसको हम क्या कहेंगे कि किसी आदमी की जगह वॉइड रह गई। क्या रह गई भैया? वॉइड का मतलब होता है खाली रह गई। इसका आपकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, बस मैं यहां ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा रहा हूं कि अगर वैलेंस बैंड से कोई इलेक्ट्रॉन निकल करके कंडक्शन बैंड में गया है तो बिहाइंड द बैक उसने कोई स्पेस खाली छोड़ी है। इसी खाली स्पेस को, ये जो गोला बना हुआ है, यही वो खाली स्पेस है जो कि ये नालायक इलेक्ट्रॉन छोड़ के आया है। नालायक गंदा वर्ड हो गया क्या? नहीं, इतना गंदा नहीं है, कमेंट मत करना। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में आया तो उसने पीछे अपने एक जगह छोड़ दी, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज था, तो इसने जो जगह छोड़ी है वो इससे अपोजिट होगा। तब तो ये दोनों जुड़े हुए थे। ऐसा समझो
कि आपकी कोई कुर्सी है, आपकी कोई कुर्सी है डाइनिंग टेबल में, मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी बहन, चारों लोग अपन डाइनिंग करते थे। मैं नानी के यहाँ चला गया तो जिस कुर्सी में मैं खाना खाता था वो कुर्सी वॉइड रह गई, वो कुर्सी खाली रह गई। अब क्योंकि मैं उस कुर्सी से चिपक करके बैठता था, तो कहने का मतलब क्या है ना, अपोजिट अट्रैक्ट्स, अपोजिट अट्रैक्ट्स। तो अगर मैं नेगेटिव चार्ज का हूं तो मेरी कुर्सी पॉजिटिव चार्ज की रही होगी। ठीक इसी लॉजिक को अगर तुम यहां पे लगाओ तो क्या समझ में आया कि अगर इलेक्ट्रॉन वो जगह छोड़ के कंडक्शन बैंड में गया है तो वो जगह कैसी रही होगी, पॉजिटिवली चार्ज रही होगी। कैसी रही होगी भैया, पॉजिटिवली चार्ज रही होगी। अब इस एम्प्टी स्पेस को हम ऐसे ही कोई नाम तो दे नहीं सकते, तो इसको हम क्या कह देते हैं भैया, होल। इसको क्या कह देते हैं भैया, होल। होल क्या है, आपका वो जगह है, वो एम्प्टी स्पेस है जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के कंडक्शन बैंड में गया है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस जगह को छोड़ के कंडक्शन बैंड में गया है तो हम ऐसा मानते हैं कि वो अपोजिटिवली चार्ज होगा। जिस चार्ज का इलेक्ट्रॉन है उसके अपोजिट में जो भी चार्ज आता है उस चार्ज का हमारा होल होगा। तो इस तरीके से हमें क्या डेरिवेशन मिलती है, हमें क्या चीज सामने दिख के आती है कि जो होल है वो पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। क्या यहां हमें समझ में आया, क्या यहां पे हमें समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन और होल का कॉन्सेप्ट क्या है, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। होल का, इसको ऑफिशियली होल ही बोला जाता है, ठीक है। तो आप आगे जो भी मैं जगह, क्योंकि होल का बहुत जगह पे इंतजार वो है, आप पीएन जंक्शन पढ़ोगे, आप जीना डायोड वगैरह पढ़ोगे तो वहां हम होल के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। आप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तुम्हें थोड़ी जबान लड़क जाती कभी, आई एम वर्किंग ऑन इट, ट्रस्ट मी। तो ये जब अपन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पढ़ते हैं तो वहां पे होल्स का बहुत ज्यादा काम आता है, तो वहां पे हम देखने वाले हैं। अभी के लिए समझो कि होल नाम की कोई जगह होती है जो कि एम्प्टी स्पेस है, इलेक्ट्रॉन जो छोड़ के पीछे गया है, और इसी को हम क्या कहते हैं कि भैया ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। क्या इतनी कहानी हमें समझ में आई, क्या ये चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। अब ये मैंने लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर सकते हो, इसको आप नोट कर सकते हो, टिपिकली लेस देन, हाँ ठीक है, चलो इसको देख लो, इसको आप नोट कर सकते हो। कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया पूरी अच्छे से। डेटा कहीं ना कहीं इधर उधर हो सकता है तो भड़कना मत। अगर कभी ऐसा होता ना कि सपोज डेरिवेशन के टाइम पे भी अगर मेरे मुंह से गलती से कुछ निकल गया या एच इधर उधर से हो गया, एक मैंने वीडियो बनाई थी, किसकी, क्या नाम था यार, मैं नाम ही भूल गया, सी से कुछ नाम था, कॉम्पटन इफेक्ट, और एक और जगह पे जहाँ एच का यूज आया है वहाँ पे क्या हुआ कि एच मेरा इधर से उधर हो गया। बच्चों के इतने कमेंट भाई, इतने कमेंट कि सर आपने एच इधर, मैंने पिन करके रखा है वहाँ पे, मैंने रीजन दिया है कि वो गलती से हो गया है, जस्ट बिकॉज मैं कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। और जैसे अगर मैं बोर्ड यहाँ से देख रहा हूँ ना, बहुत नजदीक है ये बोर्ड, यहाँ से देख रहा हूँ, मुझे सिर्फ इतना पार्ट दिख रहा है, उधर का थोड़ा सा मिस हो गया। कॉन्सेप्ट समझाने के चक्कर में कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे डेटा पॉइंट्स कुछ प्लस माइनस इधर से उधर हो जाता है। और मैं तो, मेरी तो मैथ्स बहुत कमजोर है भाई, निहायत ही कमजोर है। तो मेरे बड़े पापा खींच के मेरे को इंजीनियरिंग फील्ड में ले आए, लेकिन मेरी मैथ थोड़ी ज्यादा कमजोर है, तो कोऑर्डिनेट कर रहा है यार, ठीक है। चलिए इतनी चीजें हमें समझ में आ गई। हाँ जी भैया, एनर्जी बैंड डायग्राम जो है वो हमें समझ में आ गया। एनर्जी बैंड की आफत क्या होती है वो भी हमने अच्छे से ये समझ लिया। हमें कोई भी डाउट नहीं है भैया इस टॉपिक में, इसको नोट जरूर कर लेना मेरे भाई, ठीक है, ये चीज आप नोट कर लो। चलो